नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट्स और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर एक एक अपडेट सटीक तरीके से आपके लिए ला रहे हैं। और हरियाणा के विधानसभा चुनाव जिस तरह से और जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, ये समीकरण कितने बदलेंगे, कितने बिगड़ेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन जिस तरह से अब लगातार बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, आम आदमी पार्टी और तमाम जो निर्दलीय चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं, वो कोशिश और जुगत में इसी की है कि किसी तरह से वो जीत हासिल करे और हरियाणा की सत्ता के ऊपर काबिज हो सके। लेकिन इस हरियाणा की सत्ता के सिंहासन पर कौन पहुंचेगा और इस दौड़ में कौन थक कर पीछे रह जाएगा, 5 तारीख को हरियाणा की जनता ये तय कर देगी और नतीजे 8 अक्टूबर को आप सभी के सामने होंगे। लेकिन बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगा रहे हैं, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई धर्म की बात कर रहा है, कोई राष्ट्र की बात कर रहा है। तो तमाम तरह के एलिमेंट्स जो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी आ चुके हैं। इस सब के बीच रिपोर्टर जी लगातार आपके लिए अलग अलग विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए फैक्ट्स लेकर आ रहा है। साथ ही साथ जातिगत समीकरण इन विधानसभाओं के क्या कुछ कहते हैं और कौन सा उम्मीदवार सबसे ज्यादा मजबूत अपनी विधानसभा में नजर आ रहा है। आज हम बात करेंगे रेवाड़ी विधानसभा की। रेवाड़ी विधानसभा में भी काफी दिलचस्प मुकाबला और मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा एक और उम्मीदवार है जो टक्कर में है, जो कि एक अच्छी खासी टक्कर दे सकता है और ये अपनी पार्टी के लिए एक राहत की खबर भी लेकर आ सकते हैं। और ये है सतीश यादव, जो कि आम आदमी पार्टी से रेवाड़ी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये आखिरकार कैसे खुशखबरी ला सकते हैं ये भी बताएंगे और बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार कहां पर खड़े हैं इस गणित को भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा से कौन बनेगा रेवाड़ी का किंग। तो एक एक विधानसभा के सटीक अपडेट्स, तथ्य, फैक्ट्स हम आपके सामने ला रहे हैं और आज पोस्टमार्टम करेंगे हम रेवाड़ी विधानसभा का। और इस रेवाड़ी विधानसभा पर 3 जो उम्मीदवार है ये काफी मजबूत माने जा रहे हैं और जो फाइट है वो फिलहाल इन 2 उम्मीदवारों के बीच में है, जिसमें कांग्रेस से चिरंजीव राव है, जो कि 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े थे और इन्होंने जीत हासिल की। तो दूसरी तरफ बीजेपी से लक्ष्मण यादव है, इन्होंने भी 2019 का चुनाव बीजेपी से लड़ा था, लेकिन तब ये कोसली विधानसभा से लड़े थे और वहां से इन्होंने जीत हासिल की थी। और तीसरे नंबर पर आते हैं सतीश यादव। ये भी 2 चुनाव अब तक लड़ चुके हैं, जीत अभी तक हासिल नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है कि इन 2 चेहरों को पीछे छोड़ते हुए ये बाजी भी मार ले। कैसे ये बाजी मारेंगे उस पर भी बात करते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कि कौन बनेगा रेवाड़ी का किंग, किसके हाथ रेवाड़ी विधानसभा की विधायकी लगने वाली है, किसे रेवाड़ी विधानसभा के वोटर्स, रेवाड़ी विधानसभा के लोग अपना नुमाइंदा, अपना विधायक बनाने जा रहे हैं, जिसमें है चिरंजीव राव, लक्ष्मण यादव और सतीश यादव। ये 3 नाम हैं जो कि अभी फाइट में नजर आ रहे हैं। खैर चुनाव है, इसके अलावा भी कई और उम्मीदवार चुनाव के मैदान में खड़े हुए हैं और किसी को भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। ना जाने किसके हाथ जीत लग जाए और कौन उम्मीदवार किसकी जीत को हार में बदल दे। तो सबसे पहले बात करते हैं चिरंजीव राव की। चिरंजीव राव की स्ट्रेंथ क्या है, अब तक का इनका राजनीतिक सफर क्या है, उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो चिरंजीव राव कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। 2019 में पहली बार विधानसभा चुनाव इन्होंने लड़ा था और इस विधानसभा चुनाव में 42,553 वोट इन्होंने हासिल किए थे। इसी चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो उम्मीदवार थे वो थे सुनील मूसेपुर। सुनील मूसेपुर को मात्र 1317 वोटों से ही हराने में ये कामयाब हो पाए थे। तो आप यहां समझिए कि काफी कांटे का मुकाबला ये बना था, यानी कि हल्की सी चूक कहीं होती तो ये पूरा का पूरा गणित बदल सकता था। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी तरह से
कांग्रेस की जो 2091 से इन्हीं के पिता कैप्टन अजय यादव जो लगातार जीतते आ रहे थे, 2014 में इस सीट को वो लूज कर गए थे, उसे वापस पाने का काम चिरंजीव राव ने किया था। तो ये चिरंजीव राव का अभी तक का सफर है और 2024 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अगर कांग्रेस हरियाणा में जीतती है तो अपने डिप्टी सीएम की दावेदारी भी ठोकी थी। जाहिर सी बात है, चुनाव है और लगातार पार्टियों में सीएम से लेकर डिप्टी सीएम की दावेदारी अभी से ठोकनी शुरू कर दी है नेताओं ने और बहुत सारे नेताओं ने मंत्री बनने के ख्वाब भी देखने शुरू कर दिए। साथ साथ अपने आजू बाजू के लोगों से सलाह मशवरा भी करना शुरू कर दिया कि पोर्टफोलियो क्या लेना चाहिए। खैर, अब बात करते हैं लक्ष्मण यादव। लक्ष्मण यादव का यह तीसरा चुनाव है। 2005 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 2019 में लड़ा और 2024 में लड़ने जा रहे हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी के उम्मीदवार है, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पहला चुनाव इन्होंने सहलावास विधानसभा से लड़ा था, जो कि अब कोसली विधानसभा हो गई। और ये चुनाव जो लड़ा था इन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा था और 2005 में चुनाव लड़ा था। बहुत ज्यादा वोट यहां पर नहीं मिले थे, करीब करीब 4 से 5 हजार के आसपास वोट हासिल किए थे और यहां पर वो हार गए थे। इसके बाद 2019 में बीजेपी ने कोसली विधानसभा से इन्हें चुनाव मैदान में उतारा और चुनाव लड़े और इन्होंने 38,624 वोट से जीत हासिल की। यानी कि जीत हासिल करने का जो मार्जिन था वो काफी बड़ा था लक्ष्मण यादव का कोसली विधानसभा से। लेकिन अब यहां एक बड़ी बात यह हुई कि बीजेपी ने इन्हें कोसली विधानसभा से रिपीट नहीं किया, कोसली से उठाकर उन्होंने रेवाड़ी में इन्हें प्रोजेक्ट किया और रेवाड़ी से अब ये चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पर। अब ऐसे में यहां पर कितनी बड़ी चुनौतियां लक्ष्मण यादव के लिए हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो तीसरा चेहरा है ये अपने आप में काफी दिलचस्प है, इन पर नजर डालना बेहद जरूरी है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई के बीच में आम आदमी पार्टी का ये उम्मीदवार कितना बड़ा खेल कर सकता है, ये इनके पुराने आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो इन्होंने इससे पहले 2 बार चुनाव लड़े। तो आपको बता दें, रेवाड़ी विधानसभा से सतीश यादव जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, 2 बार चुनाव लड़ चुके। पहला चुनाव इन्होंने निर्दलीय के तौर पर 2009 में, माफी चाहेंगे, 2009 में लड़ा था और इस चुनाव में उन्होंने 35,269 वोट हासिल किए थे। और आपको बता दें, निर्दलीय के तौर पर लड़ते हुए भी ये दूसरे नंबर पर आए थे। कैप्टन अजय यादव से हार जरूर गए थे, लेकिन ये दूसरे नंबर पर थे यहां पर। इसके बाद बात करें तो 2014 के विधानसभा चुनाव की, इन्होंने इनेलो की टिकट पर यह चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में इन्होंने वही करीब करीब 35,637 वोट हासिल की थी, लेकिन इस बार भी ये हार गए थे। लेकिन अब एक बार फिर से आप गौर कीजिएगा कि यहां पर भी ये दूसरे नंबर पर रहे थे और कैप्टन अजय यादव जो लगातार एक के बाद एक 5 बार रेवाड़ी विधानसभा को जीत रहे थे, वो भी इनसे इस बार पीछे रह गए थे, वो तीसरे नंबर पर थे। तो यानी कि ये वाला जो इनका के तथ्य, जो फैक्ट्स है, ये अपने आप में काफी दिलचस्प बना देते हैं इनकी पोजीशन को इस वक्त रेवाड़ी में। 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार दूसरे नंबर पर आए और सबसे बड़ी बात, इस वोट बैंक को समझिए, 35,269, 35,637। क्या यह मान लिया जाए कि ये जो वोट बैंक है ये सतीश यादव का अपना वोट बैंक है? 2019 का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था और रणधीर कापड़ीवास इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे और उस वक्त जो चर्चाएं रही, सतीश यादव ने अपना समर्थन उन्हें दिया था और करीब करीब उन्होंने भी इतने ही वोट हासिल किए थे। तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो फिक्स वोट बैंक है ये सतीश यादव का फिक्स है? और अगर ये फिक्स वोट बैंक है और इतने ही वोट अगर 2024 में लेकर इस वक्त खड़े हैं सतीश यादव और इसमें आम आदमी पार्टी के भी कुछ वोट ऐड कर दिए जाए, तो क्या ये जीत सकते हैं? इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, एक बार पीछे चलते हैं, इसके बाद जातिगत समीकरण भी आपको समझाएंगे कि आखिरकार जातिगत समीकरण क्या है। चिरंजीव राव की बात कर ले तो चिरंजीव राव के पिता कैप्टन अजय यादव 5 बार लगातार विधायक बनते आए। 2014 में वो विधायक नहीं बन पाए थे, यहां से रणधीर कापड़ीवास जो कि बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़े थे, उन्हें हरा दिया था। लेकिन 2019 में फिर से चिरंजीव राव के
पास ये सीट आ गई थी, यानी कि परिवार के अंदर ही ये सीट घूम रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल की बीजेपी को लेकर दिख रही है, तो वहीं इस विधानसभा में चिरंजीव राव के लिए भी ये चिंता की बात होगी कि इतने समय से अगर वो और उनके पिता इस विधानसभा से विधायक रहे हैं तो कितना काम चिरंजीव राव ने यहां पर किया। इसके अलावा चिरंजीव राव को लेकर एक और भी चर्चाएं हैं कि वो ज्यादातर समय अपनी विधानसभा में ना रहकर गुरुग्राम में रहते हैं और ऐसे में ये एक नाराजगी एक फैक्टर बन सकता है। एक इसके अलावा लक्ष्मण यादव के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां यहां पर है। लक्ष्मण यादव को न केवल चिरंजीव राव, सतीश यादव या दूसरे उम्मीदवारों से फाइट करनी है, बल्कि अपने भीतर के कई नेताओं से जो कि नाराज है, जिनके टिकट काट दिए गए या जिन्हें टिकट नहीं मिले, उनकी नाराजगी, उनकी भीतर घात का भी इन्हें बड़ा खतरा है, जिसमें से दो बड़े नाम यहां पर है। पहला नाम है सुनील मूसेपुर और दूसरा नाम है रणधीर कापड़ीवास। ये जो दोनों नाम है ये कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती, बड़ी मुश्किल बन सकते हैं लक्ष्मण यादव के लिए, क्योंकि ये दोनों ही नाराज है। 2019 में सुनील मूसेपुर ने बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ा था, राविंदरजीत के नजदीकी माने जाते हैं, लेकिन इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया और ऐसे में वो नाराज है और कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान यहां लक्ष्मण यादव के लिए हो सकता है। और रणधीर कापड़ीवास, जिन्हें बीजेपी ने 2014 में टिकट दिया, उन्होंने जीत हासिल की और सबसे बड़ी बात यही थी कि लगातार जहां कांग्रेस से कैप्टन अजय यादव एक के बाद एक इस सीट पर जीतते नजर आ रहे थे, उनकी जीत के रथ को अगर किसी ने रोका था तो वो रणधीर कापड़ीवास थे। लेकिन 2019 में बीजेपी ने उन्हें रिपीट नहीं किया, वो नाराज हुए और निर्दलीय ही चुनाव के मैदान में उतर गए और जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा था। तब सुनील मूसेपुर इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन वो हार गए थे। तो ऐसे में रणधीर कापड़ीवास अगर किसी वजह से, और इस बात की संभावनाएं और चर्चाएं भी बहुत ज्यादा है कि वो नाराज है और अंदर खाते लक्ष्मण यादव के लिए मददगार यहां नहीं होंगे, लेकिन सतीश यादव के लिए अगर वो खुलकर बैटिंग कर देते हैं, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में सतीश यादव ने रणधीर कापड़ीवास की मदद की थी, तो ऐसे में सुनील यादव भी सतीश यादव भी उम्मीद कर रहे हैं कि रणधीर कापड़ीवास उनकी मदद करे। और अगर रणधीर कापड़ीवास मदद कर देते हैं और उसमें जिस तरह से 2009 और 2014 में करीब 35,000 वोट हर बार चुनाव में सतीश यादव ने हासिल की थी, तो आप समझिए आम आदमी पार्टी, रणधीर कापड़ीवास का सपोर्ट, ये सब मिलाकर यहां पर सतीश यादव के लिए एक बड़ी उम्मीदें बन सकती है और ये यहां पर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और ऐसा गेम चेंजर जो कि अपने खाते में जीत भी दर्ज कर ले। लेकिन मुकाबला कड़ा है और इस कड़े मुकाबले में देखना यह होगा कि किसका गणित सटीक बैठता है, कौन जीत हासिल करने में कामयाब होता है। इस सब के बात करते हैं कि कुल वोट कितने हैं यहां पर, क्योंकि इन्हीं वोट में से जीत के लिए अपने लिए एक नंबर हासिल करना होगा इन तीनों उम्मीदवारों को। रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो कुल वोट है 2,46,682 और इन 2,46,682 वोट में से ही अपने लिए वो नंबर जुगाड़ने होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर अगर ये तीनों उम्मीदवार मजबूत दिखाई दे रहे हैं और जिस तरह की स्थिति इनकी बनती आई है अभी तक, उसमें अगर ये एक नंबर पर आते हैं, 40, 45, 50 हजार के आसपास वोट लेकर जाने में कामयाब होते हैं, तो आप समझिएगा जो जीत और हार के लिए जो लड़ाई है उसका नंबर बेहद कम होगा, यानी कि बहुत नजदीक की फाइट यहां पर रहने वाली है। क्योंकि एक और नाम है जो पिछली बार सभी के लिए सरप्राइजिंग रहा था इंडिपेंडेंट के तौर पर, सन्नी यादव, उन्होंने भी करीब 22,000 वोट हासिल किए। तो यही वजह थी कि 3 से 4 उम्मीदवारों में जो नंबर बटे, उसकी वजह से चिरंजीव राव को 1300 ही वोटों से जीत हासिल हुई थी। तो ये बड़ा भारी फैक्टर यहां होगा, यानी कि जीत जो है किसी के भी पाले में कूदकर जा सकती है। तो अंत तक इन सभी को मजबूती के साथ चुनाव को आगे लेकर जाना होगा। अब बात करते हैं जातिगत समीकरण कि जातिगत समीकरण क्या कहता है रेवाड़ी विधानसभा पर। यहां जो 2,46,682 जो वोट है, ये जातियों के हिसाब से किस तरह से बट रही है, तो आपको बता दें सबसे ज्यादा वोट है अहीर यानी कि यादव, जो बिरादरी के वोट है वो है 75,350।
इसके अलावा दलित की बात करें तो 43,028, पंजाबी वोटर की बात करें तो 21,205, ब्राह्मण की बात करें 19,040, वैश्य आते हैं 11,900, सैनी समाज से है 11,090, गुर्जर समाज से 10,735 और अन्य की बात करें तो ये नंबर आता है 54,334। तो कुल मिला के ये जातिगत जो है वो समीकरण यहां पर बने हुए हैं। ऐसे में ये तीनों उम्मीदवार और इसके अलावा जो बाकी उम्मीदवार हैं इसमें से कितनी कितनी वोटें अपने हिस्से में लाने में कामयाब होंगे, क्योंकि बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो दलित है, इसके अलावा जाट वोटर है और भी कई फैक्टर्स हैं जो उसके लिए मुश्किलें चुनौती पैदा कर रही है, तो यहां पर उसे भी साधना पड़ेगा उसे। तो ऐसे में अगर रेवाड़ी विधानसभा की बात करें तो किसी के लिए भी अभी साफ तस्वीर नहीं है, कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है और इस कड़े मुकाबले में से इनमें से कौन जीतने में कामयाब होगा ये तो खैर 5 तारीख को रेवाड़ी की जनता तय कर देगी और 8 अक्टूबर को नतीजे सभी के सामने होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि रेवाड़ी का किंग इस बार कौन बनने वाला है, किसे रेवाड़ी की जनता चुनकर विधायक बनाने वाली है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं और रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।